नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मुद्दा सियासी हो गया है और लगातार अब यह मामला गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सियासत भी जमकर हो रही है क्योंकि कथावाचक की जो पिटाई हुई उसको लेकर अखिलेश यादव ने इसको मुद्दा बनाया। समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। एक घटना को जातीय संघर्ष का मुद्दा बना दिया गया। एक तरफ पुलिस इस मामले में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वहीं योगी और बीजेपी विरोधी इसके जरिए अपनी सियासी रोटी सेकने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। पुलिस पर हमला करने की कोशिश करने के मामले में 19 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। वहीं कथावाचक की पिटाई के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस मामले में अब नया मोड़ भी आ गया है और कथा का आयोजन करने वाले परिवार की महिलाओं ने कथावाचक मुकुटमणि पर धोखाधड़ी और छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया है। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। वोट बैंक की सियासी पिच, यादव पंडितों को लड़ाने की साजिश। 2027 की लड़ाई जाति फैक्टर ने ली अंगड़ाई। यादव वर्सेस ब्राह्मण का इटावा जातीय ध्रुवीकरण। उत्तर प्रदेश का इटावा पिछले कुछ दिनों से कथावाचक की चोटी कांड की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। गांव का ये झगड़ा अब राजनीतिक गलियारों से होते हुए जातीय अस्मिता तक पहुंच गया और वोट बैंक की सियासत को तूल दे रहा है, क्योंकि सियासी पार्टियों को 27 विधानसभा चुनाव के लिए नया और सबसे मुफीद मुद्दा हाथ लग गया। लेकिन विडंबना देखिए, जो मामला अपराध और अपराधियों को सजा मिलने तक सीमित हो जाना चाहिए था, उस मामले को सियासत ने सामाजिक सद्भाव पर चोट करने का सबसे मजबूत हथकंडा बना लिया है, क्योंकि सियासत की रोटी और इसका जायका जात पात के चूल्हे पर ही सबसे सौंधा लगता है। और 27 के यूपी चुनाव की पिच को यादव बनाम ब्राह्मण करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इटावा में कथावाचकों के अपमान कांड पर समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे गंभीर आरोपों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करारा प्रहार किया और कहा कि पिछली सरकारें एक जिला एक माफिया देने का काम करती थीं। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है। दरअसल इटावा के बकेवर इलाके में स्थित दादरपुर गांव में भागवत कथा के दौरान छेड़खानी और जाति छुपाने के मुद्दे पर 21 जून को 2 कथावाचकों की पिटाई की गई। इस दौरान उनके बाल भी काट दिए गए थे। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया था और योगी सरकार इसको लेकर हर जरूरी एक्शन ले रही है। लेकिन योगी विरोधी इसके जरिए अपनी सियासत चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव गर्व से स्वयं को भगवान श्री कृष्ण का वंशज बताते हैं, इसलिए हम मानकर चल रहे हैं कि उन्हें श्री कृष्ण और सुदामा की त्रेता वाली मित्रता की जानकारी होगी, क्योंकि त्रेता युग से लेकर अब तक जब भी मित्रता की मिसाल दी जाती है तो यदुवंशी कृष्ण और ब्राह्मण सुदामा सबसे पहले आते हैं। श्री कृष्ण राज परिवार से थे और सुदामा गरीब थे। हालांकि दोनों की मित्रता में जाति, धन, वैभव कभी बाधा नहीं बने, लेकिन कलयुग में स्वार्थ और सियासी हित को पहले रखा जाता है और इसी एजेंडे के तहत इटावा के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार की बाल और चोटी काटने के बहाने सियासी रोटी सेकने की कोशिश की जा रही है, जबकि ये मामला कथावाचन का नहीं है, बल्कि झूठ बोलने, गलत जाति बताने, खुद को ब्राह्मण बताने, फर्जी आधार कार्ड दिखाने, महिला से छेड़छाड़ करने का है। लेकिन मामला सामने आने के बाद लखनऊ में अखिलेश यादव ने दोनों कथावाचकों को अपने दफ्तर बुलाकर उन्हें 21,000 रुपए देकर सम्मानित किया।
उन्होंने सपा की तरफ से भी कथावाचकों को 51 हजार रुपए देने का भी ऐलान किया। साथ ही अखिलेश ने इसे यादों और दलितों का अपमान बताते हुए योगी सरकार को घेरने की कोशिश भी की। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं, सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे कि हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। उम्मीद है कि अखिलेश जी ने मुकुटमणि सिंह का सम्मान करने से पहले उनका आधार कार्ड जरूर चेक कर लिया होगा और उनकी सत्यता की पुष्टि भी कर ली होगी, क्योंकि कथावाचक मुकुटमणि यादव पर वास्तविक जाति छिपाकर गलत जाति बताने का आरोप है। कथावाचक मुकुटमणि यादव के पास 2 आधार कार्ड मिले। एक आधार कार्ड में कथावाचक का नाम मुक्त सिंह, जबकि दूसरे आधार कार्ड में मुकुटमणि अग्निहोत्री लिखा हुआ था। अग्नोत्री यानी अग्नि में आहुति डालने वाला ब्राह्मण। फर्जी आधार कार्ड मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। प्रदेश सरकार का स्पष्ट मानना है कि कानून हाथ में लेने वालों को, उपद्रव करने वालों को, अराजकता फैलाने वालों को, गुंडई करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। वो किसी जात के हों, किसी धर्म के हों, किसी वर्ग के हों। अपराध करने वाले का जात अपराधी है तो अपराधी को अपराध के आधार पर कानून अपना काम करेगा और कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस और प्रशासन करने का काम कर रहा है। उनको छटपटा इस बात की है कि किस तरह हमें सत्ता प्राप्त हो और सत्ता प्राप्ति के लिए तमाम ओछे हथकंडे, समाज में टकराव पैदा कराने के, सामाजिक वातावरण खराब करने के, इस तरीके से करके वो उस प्रदेश को उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जिस दौर में उन्होंने 2012 से 17 के बीच में, जहां गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, दंगाइयों का प्रदेश, वो सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में देखी थी। और जिन कारणों से उत्तर प्रदेश, उन्हीं सब कारणों से कि जो माफिया तंत्र हावी था, जो लोगों को अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, जुर्म ज्यादती हुई, उत्तर प्रदेश के हर वर्ग, धर्म और जाति के लोगों ने एक मत होकर के उत्तर प्रदेश से ऐसे दल को सत्ता से 17 के चुनाव में बेदखल करने का काम किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा की घटना को लेकर स्थानीय प्रशासन को फटकार लगाते हुए घटना की निष्पक्ष जांच कराने का आदेश पहले ही दे चुके हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और विपक्ष से सियासी तूल देने की हर संभव कोशिश कर रहा है। तो योगी फोर्स पहले ही एक्टिव नजर आ रहा है, नहीं तो कथावाचक के बहाने यूपी का माहौल बिगाड़ने की हर संभव कोशिश की जा रही है। गुरुवार को अहिर रेजिमेंट और यादव महासभा से जुड़े कुछ लोग इटावा के उस गांव में घुसने की जबरदस्ती कोशिश कर रहे थे, जहां से ये पूरा बवाल शुरू हुआ। गुस्साए लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। पथराव से हालात बिगड़ते देख पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और 13 गाड़ियां सीज भी कर दी गई। दादरपुर गांव में हालात को काबू में रखने के लिए कई थानों की पुलिस तैनात की गई है। पुलिस वीडियो में दिख रहे उपद्रवियों की पहचान कर रही है और उन्हें पकड़ने के लिए अलग अलग जगहों पर छापेमारी भी की जा रही है। भगवान श्री कृष्ण किस लिए आए? वो तो यदुवंशी थे ना, किस लिए आए थे बताइए मुझे जरा, जवाब दीजिए। जो अपनी अपनी जातियों के जो नेता बने बैठे हैं, मैं जानना चाहता हूं आपसे, जितने भी अवतार तुम्हारे सनातन में जिन पुराणों के अनुसार हुए, जिन पुराणों के अनुसार तुम अपने आप को हिंदू लिखते हो, किसके लिए अवतार हुए थे? वो धर्म की स्थापना के लिए हुए थे, और धर्म की स्थापना करना ही हम सबका दायित्व है कि हम इस देश में धर्म की स्थापना करें, ना कि धर्म का खंडन करें।
हम सबको चाहिए कि एक साथ रहकर अपने धर्म का सम्मान करें, अपने धर्म को बढ़ाएं, अपने देश को बचाएं। ये हम लोगों की ड्यूटी होनी चाहिए। और जितने भी यदुवंशी सुन रहे हैं ना, माय डियर लिसन टू मी, निश्चित तौर पे मेरा जन्म जो है ब्राह्मण कुल में हुआ है, लेकिन आपको एक और बात बता दूं, यदुवंशी मेरे हैं सब। पूछिए कैसे? भगवान श्री कृष्ण का नामकरण जिन ऋषि ने किया था, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातप, मैं गर्गाचार्य जी का वंशज हूं। क्या मैं आपका बुरा चाहूंगा? क्या मैं जाटवों का बुरा चाहूंगा? मैं चौधरियों का बुरा चाहूंगा? मैं बनियाओं का बुरा चाहूंगा? किसी का बुरा नहीं चाहता। इस कथा में दो तरह की कथा होती है बंधु। एक कथा होती है जो निस्वार्थ निष्काम होती है, और दूसरी होती है सकाम। तो हमारे यहाँ निष्काम और सकाम दो तरह के कर्म किए जाते हैं सनातन धर्म में। निष्काम कर्म में ज़्यादा नियम नहीं होते, उसमें केवल मूल भावना होती है। और जो सकाम कर्म होते हैं उनमें बहुत सारे विधि निषेध का पालन करना होता है। तो अगर वो निष्काम कथा है तब उसमें बहुत ज़्यादा विचार नहीं होता है, ये विचार ही नहीं है कि कौन कह रहा है कौन सुन रहा है, बस राम कथा में मस्त है। लेकिन अगर वो सकाम कथा है तो उसमें विधि निषेध का पालन किया जाना चाहिए। और हमारे यहाँ जो परंपरा है, भागवत की कथा के पहले जो पद्म पुराण के 5 अध्याय 6 अध्याय महात्म्य के लगाए गए हैं, उसी में लिखा हुआ है कि वक्ता कैसा होना चाहिए। तो उसमें बताया है कि वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए और निष्प्रिय होना चाहिए। आर्थिक लाभ के लिए कथा कहने वाला नहीं होना चाहिए। कोई मार खाएगा उसके लिए उसको सम्मानित किया जाएगा, ये पहली बार जीवन में हम देख रहे हैं, अभी तक कभी नहीं देखा हमने। संवेदना होनी चाहिए, संवेदना हमारी भी है, जिसको मारा गया नहीं मारा जाना चाहिए था। तो संवेदना हम लोग भी प्रकट कर रहे हैं, और अगर वो हमसे मदद करें चाहें तो हम उनको मदद भी करेंगे। और जहाँ तक हम न्याय की दृष्टि से देखते हैं, धर्म की दृष्टि से देखते हैं, तो हम पाते हैं कि अपने छुपा करके क्या ज़रूरत थी आपको ये सब करने की। राम कथा आप अपनी जाति के अनुसार भी कर सकते हैं, देश में बहुत से लोग हैं जो कर ही रहे हैं, उनके भी लोग सुन ही रहे हैं, ऐसी क्या बात है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपकी भी गलती है। माना जा रहा है कि यादव कथावाचकों की पिटाई के इस मुद्दे को सियासी तूल देने का मकसद यादव और ब्राह्मण वोट बैंक की सियासत है। उत्तर प्रदेश में 42 से 43% ओबीसी वोटर्स हैं, जबकि 17 से 19% सवर्ण वोटर हैं। सवर्ण वोटर्स में ब्राह्मण 12 से 14% हैं, वहीं यूपी में यादव वोटर्स 8 से 10% हैं। मतलब कि ब्राह्मण बनाम यादव की इस लड़ाई ने यूपी में 2027 के लिए जातिगत सियासत की तैयारी तेज कर दी है। सपा सुप्रीमो ने चोटीकांड की इस लड़ाई को पीडीए से भी इसलिए जोड़ा ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह 2027 में भी उनका फॉर्मूला की जमीन तैयार हो जाए। अब राजनीति के लोग उसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए आगे आ गए हैं, अब उसकी तरह तरह से व्याख्या शुरू कर रहे हैं। इसीलिए हम एक मांग आपके माध्यम से करना चाहेंगे कि ये जो घटना है इसकी जांच कराई जानी चाहिए। इसमें हमको साजिश लगती है, हमको लगता है कि ये षड्यंत्र है, ये सहज में घटी घटना नहीं है। हमको लगता है कि पहले से ही बुलाने वालों को पता था कि ये अपनी जाति छिपा करके कथा करते हैं, पहले इनको बुलाया जाए, फिर एक दिन के बाद इनको अपमानित किया जाए, ऐसा योजना हो सकती है, ऐसी ही हमको आशंका है। इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी जांच की जाए, क्योंकि जिस तरह से घटना घटी है और घटना के बाद जिस तरह से राजनीति के लोग इसका लाभ उठाने के लिए लालायित दिखाई दे रहे हैं, लाभ उठाने का प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं, उनको ये भी परवाह नहीं है कि इससे हिंदू समाज में एक खाई गहरी बन जाएगी। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये राजनीतिक लाभ लेने के लिए कराई गई घटना है। पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अगर पिछले 2 लोकसभा चुनावों के आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2019 में समाजवादी पार्टी को 20% पीडीए का वोट मिला, तो वहीं बीजेपी के खाते में 40% पीडीए का वोट गया। वजह ही रही कि पीडीए ने यूपी में बम्पर जीत दर्ज की, लेकिन वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश का पीडीए वाला फॉर्मूला हिट रहा और समाजवादी पार्टी के खाते में 33.59% पीडीए के वोट गिरे, तो वहीं बीजेपी के खाते में 41.37%। और यही वजह रही कि अखिलेश ने बाजी पलट दी और यूपी में बीजेपी को चारों खाने चित्त कर दिया। माना जा रहा है कि इसलिए समाजवादी पार्टी कथावाचकों के बहाने 2027 में पीडीए को भी धार देना चाहती है, क्योंकि अखिलेश जानते हैं कि अगर उनका पीडीए फॉर्मूला हिट हो गया तो फिर यूपी के सत्ता में उनकी वापसी आसान हो सकती है। लेकिन अखिलेश भूल गए कि कथावाचक या संत की कोई जाति नहीं होती। योगी राज में बगैर किसी भेदभाव के हर जाति धर्म के लोगों का सम्मान हो रहा है। अयोध्या के राम मंदिर की अगर बात करें तो वहाँ भी पिछड़ी जाति के कई पुजारी शामिल हैं। राम मंदिर में कुल 24 पुजारी हैं, इनमें से 2 अनुसूचित जाति के और 1 पिछड़ा वर्ग है। वहीं
जिस कामेश्वर चौपाल ने राम मंदिर की पहली ईंट रखी थी वो भी दलित समुदाय से आते हैं। इसके अलावा उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, साध्वी निरंजन ज्योति, साक्षी महाराज, ये सभी ओबीसी जाति से आते हैं। सनातन धर्म की अवधारणा में भक्त की आस्था, उसका सच्चा चरित्र देखी जाती है, जाति नहीं। इटावा के दादरपुर गांव में जो घटना हुई उसमें कथावाचक के चरित्र पर सवाल उठे, इसलिए ये संवेदनशील मुद्दा है। सवाल एक महिला के सम्मान का भी है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। ब्राह्मण परिवार का आरोप है कि यादव समाज जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है। जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उसका सच सामने आना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। साथ ही घटना की वजह का भी पता लगाना चाहिए। इसको लेकर प्रसिद्ध कथावाचक देवकी नंदन महाराज ने कहा कि किसी भी सनातनी की चोटी काटना, अपमान करना निंदनीय है। हम तो सभी को तिलक और चोटी रखने की बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि व्यासपीठ की भी एक मर्यादा है। प्रत्येक योग्य व्यक्ति ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकारी होता है। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिगत राजनीति के लिए सनातन को ना बांटें। उन्होंने अखिलेश यादव से सवाल किया कि जब कुछ दिन पहले एक मुस्लिम टेम्पो वाले से 23 लड़कियों को अपने जाल में फंसाने और उनके साथ गलत काम करने का मामला सामने आया था, तब ऐसे बड़े लोग क्यों चुप थे? तो आप शास्त्रों के बताए हुए मार्ग पर चलिए और धर्म का पालन कीजिए और उन बेधर्मियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाइए जो हमारे देश में जाति का जहर घोलकर, कई बड़े बड़े नेता हैं जाति के नाम पे कूद पड़े, बस चुनाव की सभाओं में बोल रहे हैं, चुनाव के एक कथा, अरे तुम्हारा इस नाम पे वोट लोगे? व्यासपीठ पर बैठ के सप्ताह करना, देखिए उसकी विधा, हम शास्त्रों की बात करेंगे, यहां मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ है, लेकिन कितने ऐसे कार्य हैं जो मैं खुद नहीं करता। जैसे यज्ञ कराना मैं नहीं करता क्योंकि उसमें मेरी नॉलेज नहीं है। वो विवाह कराना वो मैं कार्य नहीं करता। अंतिम संस्कार में भी जो 16 संस्कारों में से एक है मैं वो नहीं करता। जो चीज मेरे हाथ में नहीं है वो मैं नहीं कर सकता, और जो मेरे हाथ में है वो मैं कर सकता हूं। जब हम भागवत करते हैं, एक अनुष्ठान करते हैं, अनुष्ठान को अनुष्ठान रहने दीजिए। सत्संग, प्रवचन, रामायण इत्यादि हम सब करें, कौन रोकने वाला है? और कितने ऐसे लोग हैं जो ब्राह्मण नहीं है वो भी कथा कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी राम कथा करके गए हैं और हमने उनको स्वीकार किया। रसखान को हमने स्वीकार किया है, रसखान के पद हम लोग गाते हैं। तो इसमें जाति के चक्कर मत पड़िए, जाति बंधन मत फैलाइए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आइए हम सब एक हों, सनातन देश और धर्म और आने वाली पीढ़ी को बचाएं। अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि कथावाचक के मुद्दे को तूल देकर वो अपनी पीडीए के मिशन को कामयाब बना सकते हैं। अखिलेश को लगता है कि जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें पिछड़े दलितों का वोट मिला था, उसी तरह से वो 2027 के चुनाव में भी ब्राह्मण और यादव को बांटकर सत्ता तक पहुंच सकते हैं, और इसी वजह से वो इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोट बीजेपी को 41.37% मिला था, जबकि समाजवादी पार्टी को 33.59% हासिल हुआ था। वहीं यूपी में इस वक्त 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जबकि 27 यादव विधायक हैं। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे सामाजिक गहराई में अगर जाए हमारे समाज में, तो आज भी इंडिया में जो कास्टिसिज्म है बना हुआ है उसको उजागर करती है। उनका ज्ञान न देख करके, उनकी जाति देख करके ये आपत्तिजनक घटना की गई। मुंडन के साथ साथ यूरिन भी फेंका गया। और जब ये वीडियो वायरल हुआ तो मुझे सरकार से एक सवाल पूछना है कि इस पे जल्दी से जल्दी कार्रवाई क्यों नहीं की, कार्रवाई में देरी क्यों की गई? तो गुटों में एक लड़ाई नहीं है, ये अपर कास्ट बनाम लोअर कास्ट की लड़ाई नहीं है, ये अभी भी बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान की लड़ाई है। तरीके की घटनाएं जो है सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए, और देश में हम लोगों को संविधान प्रदत्त करता है, शक्तियां देता है, और कहीं न कहीं संवैधानिक व्यवस्थाओं का जो है हनन हुआ है और संविधान की धज्जियां उड़ी हैं और राजधर्म का पालन नहीं किया गया है। जो अगर इस तरीके का जो तत्काल कार्रवाई हुई होती, तत्काल जब से प्रकाश में आया तो तुरंत कार्रवाई होती, तो ऐसी घटनाएं आगे नहीं बढ़ सकती थी। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में सरकार का इकबाल खत्म हो रहा है। कहीं न कहीं लगता है कि सरकार जो है त्वरित एक्शन लेने में नाकामयाब रही। सरकार को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए थी, कठोर कार्रवाई करनी चाहिए थी, और ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए थी कि लगता कि सरकार हरकत में है, लगता था कि सरकार सोई हुई है, लगता था। तो सरकार को ये राजनीति का ये तरीका
कि धार्मिक उन्माद पैदा करना, जाति संघर्ष कराना, इससे बचना चाहिए। जिस तरीके से इटावा में संतों के साथ में वारदात हुआ था, उसमें आज नया मोड़ आया। देखने को मिला कि समाजवादी पार्टी के मैनपुरी इटावा के जिला अध्यक्ष ने ही अखिलेश यादव को घेरने का काम किया है। उनका जो असली चेहरा था वो उनके पार्टी के पदाधिकारियों ने ही बोलना चालू कर दिया है कि अगर अखिलेश यादव प्रदेश का भला चाहते, समाज का भला चाहते, तो वो दोनों पक्ष को बुला करके आपस में बात समझने की कोशिश करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश के इटावा में दलित कथावाचक के साथ हुई मारपीट का मुद्दा उठाकर सियासी तापमान बढ़ा दिया गया है। इटावा की कथावाचक का मामला बिहार तक पहुंच चुका है। बिहार में कुछ ही महीने बाद चुनाव है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश में जुट चुके हैं। तेजस्वी ने इस मुद्दे को बिहार में उठाकर इसे दलित पिछड़ा वोट बैंक से जोड़ने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक ही जाति के लोग कथावाचक क्यों होते हैं? क्या दलित और पिछड़े हिंदू नहीं हैं? क्या सिर्फ सवर्ण ही कथावाचक बन सकते हैं? अगर पिछड़ा अगर कथावाचक बनता है तो उसका मुंडन करा दिया जाता है, सर जो है छील दिया जाता है और नाक रगड़वाया जाता है। हम जरूर भरोसा दिलाएंगे कि अगर बिहार में इस प्रकार का अगर काम कोई, तो हम लोग छोड़ने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग बहुसंख्यक लोग हैं और आप देखिएगा कि पिछड़ा दान देने के लिए है, चढ़ावा चढ़ाने के लिए है, कथा सुनने के लिए भी है, लेकिन कथा सुनाने के लिए नहीं है। ये तो अन्याय है। इटावा की घटना का बिहार से सीधा संबंध नहीं है, लेकिन तेजस्वी ने इसे सामाजिक न्याय के बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया। ऐसे में इटावा की बात अब पटना की राजनीति को अगले कुछ दिनों तक जलाती रहेगी, लेकिन असली लड़ाई तो यूपी की है, जहां 2027 की सियासी गोटी अभी से सेट करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। उसमें कथावाचक वाला मुद्दा विपक्ष को सबसे मुफीद नजर आ रहा है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।